नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आज हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर 13 पे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो प्रीवियस 1 ईयर के अंदर रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे इस बार एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2023 के लिए, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है किसके बीच में? बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, विच अलाउ द इंश्योरेंस कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू बैंक क्लाइंट बेस। जो बैंक का क्लाइंट बेस है उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, ऐसा एक एग्रीमेंट जो है, एक अरेंजमेंट जो है वो बनाया गया है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसको बैंक अश्योर कहते हैं या बैंक अश्योरेंस कहते हैं। बैंक्स अर्न एडिशनल रेवेन्यू। तो बैंक्स को क्या फ़ायदा है इससे? क्योंकि बैंक्स को इससे एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती है बाय सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो एक्सपैंड देयर कस्टमर बेस विदाउट इंक्रीजिंग देयर सेल्स फोर्स। तो इन सेल्स फोर्स को बढ़ाए बिना जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी बैंक के थ्रू क्या करती है? अपनी रेवेन्यू जनरेट कर लेती है और बैंक भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर लेता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करके। इसको कहते हैं बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में आपने डेफिनेटली स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा और ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहा है। हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बताता है कि हाउ मच अ मनी बैंक हैव रेज्ड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड विच हैज़ बीन डिप्लॉयड एज लोन। तो कितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट की फॉर्म में आया है जिसको बाद में बैंक ने लोन की फॉर्म में डिप्लॉय किया है। अगर लो क्रेडिट रेशियो है और अगर हाई क्रेडिट रेशियो है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, इट सजेस्ट द रिलेटिवली पुअर क्रेडिट ग्रोथ compared with deposit growth, indicating banks are not fully using their resources। बैंक अपने क्रेडिट का फुल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करें, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रेडिट एंड विच इज रिलेटिवली स्लोअर deposit growth. If ratio is above certain level, it indicates the pressure on the resources। तो credit deposit ratio and low credit deposit ratio and high credit deposit ratio में क्या difference होता है, वो कैसे हमारी बैंक की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, ग्रोथ बताते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को 2016 के अंदर आरबीआई के थ्रू इंस्टीट्यूट किया गया था एंड ये एक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट की तरह बात करता है जिसमें बैंक इससे ज़्यादा नीचे जाकर किसी भी लोन को नहीं ऑफर कर सकते। तो दिस इज जस्ट लाइक अ बेस रेट, जिससे नीचे जाकर बैंक कोई भी लोन लेंड नहीं कर सकता है। ये एक इंटरनल बेंचमार्क है या रेफरेंस रेट है बैंक के लिए। इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 4 कंपोनेंट्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम। तो इसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। टेनोर का मतलब है द अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन। बेनिफिट क्या है इससे? ट्रांसपेरेंसी रहती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब भी इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट ले रहा है, कोई लो इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। आरबीआई के हिसाब से भी इट इज मोर इफेक्टिव देन द अर्स्टवाइल बेस रेट मेथड। सो डू रिमेंबर, इसके बारे में भी अक्सर कई बार हम लोग न्यूज़ पे एमसीएलआर के बारे में सुनते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बाई एनुअल रिपोर्ट है जो प्रेजेंट करी जाती है आरबीआई के थ्रू, जो रिफ्लेक्ट करती है द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसको रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इंडिया की वो रिलीज करता है आरबीआई। अगर हम लोग लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हाइलाइट्स को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज एन इम्प्रूव्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, डिक्लाइनिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड इम्प्रूव्ड प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये हमारे को इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू कुछ हाईलाइट्स जो हैं वो पता चलते हैं। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम के बारे में आता है दैट इज अ दक्ष स्कीम। इट इज अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन जो आरबीआई ने लॉन्च करी है, जो मॉनिटर करेगी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इन अ फोकस्ड मैनर। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है इस दक्ष स्कीम को, इस दक्ष प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की, दैट इज टू इम्प्रूव द कंप्लायंस कल्चर इन सुपरवाइज्ड एंटिटीज लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज।
ये एप्लीकेशन जो है वो एक सीमलेस कम्युनिकेशन को मेंटेन करेगी बिटवीन द बैंक्स, इंस्पेक्शन प्लानिंग होगी टाइम टू टाइम, एग्जीक्यूशन, साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस which enables anytime anywhere secure access. So do remember Daksh is a very important platform at this point of time. Then we have the Indian payment system. So next topic is Indian payment system. RBI ने अपना विजन लॉन्च किया है पेमेंट विजन 2025, जिसके अंदर वो बाय 2025 एक सीमलेस प्रोसेस इंडियन पेमेंट सिस्टम की रिवाइव करना चाहते हैं. इस पेमेंट सिस्टम के बारे में समझते हैं. सो द पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया अगर हम लोग बात करें, इट्स रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. किसी भी पेमेंट सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस होती है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है इज बिकमिंग फास्ट, बिकमिंग अ डिजिटल विद यूपीआई, आईएमपीएस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस, registering a CAGR of 104%, 39% and 13% respectively between 2019 to 2021. At the same time, the share of paper instruments in total retail payments declined from 3.83% to 0.88% in terms of the volume, which is a significant ड्रॉप. सो इंडियन पेमेंट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से डिजिटाइज हो गई है, बहुत तेज़ी से यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी जो है वो मूव कर रही है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द पेमेंट विजन 2025. देन इसी में फर्दर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट बिल्ड्स अपॉन द 4 गोल पोस्ट, दैट इज competition, cost, convenience and confidence of the payment vision of 2021, जो payment vision 2025 के लिए भी सेट करा जाएगा. इसमें ही जो 5 एंकर पोस्ट हैं अभी फर्दर 2025 के लिए, वो है इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की पहुँच सके, कस्टमर सेंट्रिक हो, साइबर सिक्योर हो, डिजिटल डीपनिंग हो. कोर थीम जो है पेमेंट विजन 2025 का वो है आपका ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, एंड इट इवन प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस. सो दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू रिमेंबर अबाउट दिस. साथ ही साथ इसमें यहाँ पे आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है. सो UIDA जो बॉडी है जो आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम्स को लुक आफ्टर करती है, इट्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिक्योरिटी लेयर इन आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम विच कॉल्ड लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स टू प्रिवेंट यूज ऑफ फेक फिंगरप्रिंट्स टू फ्रॉडेंटली withdraw the money. So basically आधार enabled payment system एक बैंक लेड मॉडल है जो अलाउ करता है interoperable financial inclusion transactions को at POS system through business correspondent of any bank using the आधार authentication. इसको प्रोवाइड करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने. ओनली इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर अ कस्टमर टू डू अ ट्रांजैक्शन आर द बैंक नेम. सिर्फ बैंक नेम की रिक्वायरमेंट है, आधार नंबर की और फिंगरप्रिंट्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस जो है वो सीमलेसली करी जा सकती हैं. इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है इसको प्रोवाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी हैव मर्चेंट डिस्काउंट रेट. सो MDR के ऊपर ऑलरेडी पहले भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है. So do remember about this. So merchant discount rate is a cost paid by a merchant to a bank, for accepting payment from customers via digital means. So it is expressed in terms of the transaction amount. Okay, so कोई acquiring bank, issuing bank, card networks, merchant account या payment switch providers, तो कोई भी अगर merchant है तो वो बैंक को एक certain amount जो है discount rate वो pay करता है अगर उन्होंने customer से digital means के through कोई भी payment grant करी है. Next we have crypto asset reporting framework. So this is a framework which has been released by OECD. So crypto asset reporting framework provides for reporting of tax information on transaction of crypto assets in a standardized manner. For an example, a cryptocurrency to combat the international tax evasion. It covers exchanges, brokers and ATM operators, and under this system it provides a due diligence procedures require the identification of both individual as well as the entity customers. So कौन लोग इसमें ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन करी जा रही है, उन सभी चीज़ों को लुक आफ्टर करता है ये फ्रेमवर्क विच मेजरली लुक इनटू द मैटर्स ऑफ द क्रिप्टो एसेट्स. Then next we have digital banking units. ये digital banking units recently 75 digital banking units जो है वो बनाई गई हैं with a joint initiative of government and the RBI, the Indian Bank Association and the participatory banks. Digital bank units can be set up all scheduled commercial banks with a past digital banking experience, जिसमें कोई regional rural bank, payment bank और local area banks included नहीं होते हैं. Banks जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई उसमें 11 पब्लिक सेक्टर है, 12 प्राइवेट सेक्टर एंड 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं. ठीक है.
जो scheduled commercial banks हैं, they are permitted to open digital banking units in tier 1 to tier 6 centers without the need to seek permission from the RBI unless otherwise specifically restricted. तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फ्री मीन्स के थ्रू कोई भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन कर सकता है टियर 1 से टियर 6 सेंटर्स के बीच में. सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन आवर दिस लेक्चर एंड इस लेक्चर में हम लोग ने इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा जो आपके प्रीलिम्स यूपीएससी 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. अगर आप हमारे किसी कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन टुडेज़ लेक्चर एंड फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो सकते हैं. टिल देन टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. You can join us for further courses like our foundation course for 2023-2024 for UPSC or state PCS. You can join us for the test series for prelims cum mains for UPSC as well as state PCS. And even you can join us for subject specific classes which are also available at Radiance IS. For any detail, you can contact us on the given numbers in the description box. Thank you.